तो बच्चों आज की क्लास में हम टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि जो कौन सा टेस्ट है वो हम किस किस डिजीज के डायग्नोस में यूज करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों एडोम्स टेस्ट, एडोम टेस्ट। तो बच्चों ये जो एडोम टेस्ट है ये किसके लिए यूज होता है? स्कोलियोसिस के लिए। किसके लिए यूज होता है बच्चों? स्कोलियोसिस के लिए यूज होता है। तो बच्चों ये जो एडोम टेस्ट है ना, इसके लिए और भी नाम हम यूज करते हैं। इस एडोम टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी हम बोलते हैं। और ये एडोम टेस्ट बच्चों हम किसके लिए करते हैं? ये हम करते हैं स्कोलियोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। किसके लिए करते हैं? स्कोलियोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। स्कोलियोसिस क्या होता है बच्चों? स्कोलियोसिस होता है जो अपनी लेटरल स्पाइन है ना, लेटरल स्पाइन, उसमें एबनॉर्मल कर्वेचर हो जाता है। दिस इज एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ लेटरल स्पाइन। ये होता है बच्चों स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है? जो हमारी लेटरल स्पाइन है उसका एबनॉर्मल कर्वेचर हो जाता है। हाँ जी गायत्री, आपने सही बोला, स्पाइनल कोड का साइड कर्व जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। ये होता है बच्चों स्कोलियोसिस। ठीक है। एक होता है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है बच्चों? कूब निकल जाती है। क्या निकल जाती है? कूब निकल जाती है। एक होता है, एक और होता है बच्चों, एक और कौन सा होता है? लोर्डियोसिस होता है। कौन सा होता है? लोर्डियोसिस। इस लोर्डियोसिस में बच्चों क्या होता है? लोर्डियोसिस में क्या होता है ना बच्चों, बताओगे कोई लोर्डियोसिस क्या होता है? लोर्डियोसिस में क्या होता है? जो स्पाइन होती है उसका इनवार्ड कर्वेचर हो जाता है। स्पाइन का कर्वेचर कैसे हो जाता है? इनवार्ड कर्वेचर हो जाता है। ठीक है। और जो काइफोसिस थी उसमें क्या होता है? हाँ हाँ, अभी अभी स्टार्ट हुई है। उसमें क्या होता है बच्चों? उसके अंदर कूब निकल जाती है। हाँ हाँ, अभी अभी स्टार्ट हुई है। और स्कोलियोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? स्कोलियोसिस के लिए हम यूज करते हैं एडोम्स टेस्ट। इस एडोम्स टेस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी बोल देते हैं। अब बच्चों ये एडोम्स टेस्ट होता क्या है? एडोम्स टेस्ट में हम क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम कोई भी काटा पीटी नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है संदीप, रिपीट कर देती हूँ शुरू से। कोई बात नहीं है बच्चों, आप सब भी समझ लेना। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो है की पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। की पॉइंट में भी हम टेस्ट स्टडी कर रहे हैं। अभी कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज होता है? तो बच्चों एडोम टेस्ट जो है ये स्कोलियोसिस के लिए यूज होता है। स्कोलियोसिस में क्या होता है? जो हमारी स्पाइन होती है उसका एबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर हो जाता है। जो हमारी स्पाइन है उसका एबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर हो जाता है। जो नॉर्मल कर्वेचर है उससे थोड़ी वो साइड में निकल जाती है, जो स्पाइनल कोड है अपनी। और ये बच्चों जो एडोम टेस्ट है ना बच्चों, इसको बच्चों हम फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? ये ना बच्चों एक नॉन इन्वेजिव स्क्रीनिंग मेथड है कि भाई इसके अंदर आपको कोई भी काटा पिटी नहीं करनी पड़ती है, ना ही आपको कोई इसमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। एडाम टेस्ट के अंदर इसमें बच्चों कोई भी तरह की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे? पर्सन को बोलेंगे कि बैंड हो जाओ आप, मतलब पर्सन को आगे की साइड झुका देंगे। जैसे बच्चों जब अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने जो हाथ है ना वो अपनी पंजों को लगाते हैं, अपने पर्सन को उस टाइप की पोजीशन देंगे। और हम ना उसकी जो स्पाइन है ना वो दोनों साइड की देखेंगे। अगर वो दोनों एक जैसी है तब तो ठीक है। अगर उन दोनों में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको क्या माना जाता है बच्चों? उसको हम मानते हैं कि उसको स्कोलियोसिस है। ठीक है। ये बच्चों एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है स्कोलियोसिस के लिए। ये क्या होता है? एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्कोलियोसिस में बच्चों क्या होएगा? जो उसकी बैक होएगी ना, एक साइड से तो उठी हुई होएगी, एक साइड से थोड़ी नीचे की साइड होएगी। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम एडोम्स टेस्ट बोलते हैं। तो एडोम टेस्ट बच्चों एकदम आसान है। इसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी बोलते हैं। ये स्कोलियोसिस के लिए यूज होता है। इसमें हम पर्सन को सामने की साइड झुकाते हैं और हम जो है ना उसकी बच्चों कमर देखते हैं कि दोनों साइड से इक्वल है या एक साइड से उठी हुई है। अगर एक साइड से उठी हुई है बच्चों तो उसको स्कोलियोसिस की, उसे अपने अपने मान सकते हैं कि उसको स्कोलियोसिस है। अपने उसको आगे रेफर कर देंगे स्कोलियोसिस के लिए। ठीक है, ठीक है हनीफ, थोड़ा धीरे बोल लूंगी। तो बच्चों आपको एडोम टेस्ट समझ में आया ना? आई होप कि, मुझे लग रहा है बच्चों, प्लीज एक बार बोल दो कि हाँ समझ आया या नहीं आया है।
ठीक है पिंकी, रिपीट कर देती हूँ। पिंकी, मैंने इतना ही बताया है कि एडोम टेस्ट क्या होता है। एडोम टेस्ट जो है वो हम स्कोलियोसिस के लिए यूज करते हैं। स्कोलियोसिस में जो अपनी स्पाइनल कोड होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, वो नॉर्मल से थोड़ी सी साइड में होती है। ठीक है, ये होता है बच्चों स्कोलियोसिस। अब बच्चों इसको डिटेक्ट करने के लिए ना, इसको चेक करने के लिए हम करते हैं एडोम टेस्ट। इस एडोम टेस्ट में बच्चों क्या होता है, हम इसमें पर्सन को झुका लेते हैं। ठीक है, एडोम टेस्ट को फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। और इसमें हम पर्सन को जब झुकाते हैं ना, उसके बाद में झुकने के बाद उसकी कमर देखते हैं कि उसकी जो कमर है वो दोनों साइड से एक जैसी है या एक साइड से ऊपर उठी हुई है। अगर वो एक साइड से ऊपर उठी हुई है ना बच्चों, तो उसको क्या है बच्चों, उसको स्कोलियोसिस है। पर्सन को क्या है बच्चों, स्कोलियोसिस है। ये बच्चों सिर्फ से सिर्फ इतनी सी ही बात बताई थी। अब आई होप कि पिंकी आपको समझ में आ गई होगी। कोई बात नहीं है बच्चों, डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों एलन टेस्ट। एलन टेस्ट। एलन टेस्ट किसके लिए यूज होता है बच्चों? एबीजी एनालिसिस के लिए यूज होता है। एलन टेस्ट जो है वो किस में यूज होता है बच्चों? एबीजी के, ओके ओके ठीक है हनीफ, एबीजी के एनालिसिस में यूज होता है। इस एलन टेस्ट गुड, इसको हम एक नाम और देते हैं एलन टेस्ट को, फिस्ट क्लोजर टेस्ट। क्या नाम देते हैं हम इसको? फिस्ट क्लोजर टेस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मुट्ठी। इसको हम एक नाम, ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? फिस्ट क्लोजर टेस्ट। ऑल फिस्ट क्लोजर टेस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं फिस्ट क्लोजर टेस्ट। अब बच्चों ये जो एलन टेस्ट होता है, इसको बच्चों हम फिस्ट क्लोजर टेस्ट बोलते हैं। इसमें बच्चों एलन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमारे हाथ के अंदर दो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। एक करती है रेडियल, एक करती है अल्नर। ये दो आर्टरीज जो है ब्लड सप्लाई करती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। इसमें हम चेक करते हैं कि बच्चों जब हम एबीजी एनालिसिस करते हैं ना, भी हमने चेक करना है आर्teriयल ब्लड गैस एनालिसिस, भी हमारे ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड का पीएच क्या है और हमारा एसपीओ2 क्या है। ये हम चारों किस में चेक करते हैं बच्चों? एबीजी एनालिसिस में हम ये चारों चीजें चेक करते हैं। क्या क्या चारों चीजें चेक करते हैं? कि जो हमारा ब्लड है उस ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, कितनी CO2 है। बच्चों यहाँ पे सिर्फ आपको ना, मैं ज्यादा बोल रही हूँ, आपको ज्यादा ना मतलब जो है हर चीज माइंड में जरूर लेनी है, पर ऐसा नहीं है कि ये आपको दोबारा नहीं बताया जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ। जब एबीजी एनालिसिस होगा तो बहुत कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों टेस्ट। एबीजी आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस, की जो हमारी आर्टरीज जो है उस आर्टरीज में जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर बच्चों, इसके अंदर चार फैक्टर होते हैं। एक तो हम चेक करते हैं कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है। एक हम चेक करते हैं कि भाई ऑक्सीजन है वो कितनी है। एक हम चेक करते हैं बच्चों पीएच कितना है। एक हम चेक करते हैं बच्चों कि भाई ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। हम ये सब एबीजी से चेक करते हैं। और ये एबीजी ना बच्चों एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके अंदर मतलब कि जैसे इन्वेसिव मतलब कि भाई नीडल लगाते हैं, काटा पीटी करते हैं, नीडल का यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, अब हमें एबीजी एनालिसिस करना है तो हम हाथ में से एक आर्टरी यूज करते हैं। हम कौन सी यूज करते हैं? रेडियल आर्टरी यूज करते हैं ज्यादातर एबीजी एनालिसिस के लिए। तो हमारी हाथ को दो ही आर्टरी सप्लाई कर रही थी, एक रेडियल एक अल्नर। अब रेडियल वाली जो थी बच्चों, वो मैंने वो पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी थी उससे मैंने सोच लिया है कि मैं एबीजी एनालिसिस करूंगी, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया है एबीजी एनालिसिस करो। तो उसके लिए बच्चों रेडियल तो मैंने यूज कर ली। अब मुझे बच्चों देखो ऐसे तो नहीं है कि हाथ को ब्लड सप्लाई नहीं जानी चाहिए, तो उसके लिए मुझे ना अल्नर आर्टरी ब्लड सप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके लिए मैं जो टेस्ट करूंगी ना, उसको मैं बोलती हूँ एलन टेस्ट। ठीक है, एलन टेस्ट जो है उसे हम फिस्ट क्लोजर टेस्ट भी बोलते हैं। और हम एलन टेस्ट को किसके लिए यूज करते हैं? एबीजी एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। और बच्चों हम एलन टेस्ट में क्या चेक करते हैं? चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी।
पेटेंसी का मतलब होता है बच्चों क्षमता। ठीक है, तो बच्चों कोई बात नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ जो मैंने बता दिया है। हाँ जी गायत्री, आपने सही बोला। एलन टेस्ट के अंदर हम बच्चों पेटेंसी चेक करते हैं। ठीक है, एलन टेस्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, एकदम आसान सा है, फिस्ट क्लोजर टेस्ट है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो ब्लड वेसल हैंड को ब्लड सप्लाई कर रही है उनकी पेटेंसी क्या है, उनकी क्या क्षमता है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। और ये इसमें किसके लिए यूज होता है, ये एबीजी एनालिसिस के लिए यूज होता है। और बच्चों हमें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों एल्डेहाइड टेस्ट। एल्डेहाइड टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है बच्चों, एल्डेहाइड टेस्ट जो है वो यूज करते हैं हम लेप्रोसी के लिए। लेप्रोसी बच्चों क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। लेप्रोसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। ठीक है, और बच्चों ये जो लेप्रोसी होता है ना, लेप्रोसी, इसके लिए दो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी निकाले थे। एक तो लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम निकाला था, कौन सा, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था बच्चों, कब आया था बच्चों, कोई मेरे को बताएगा, मैंने बहुत बच्चों को करवा रखा है कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था बच्चों 1955 को। ठीक है, और एक आया बच्चों नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो बच्चों नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया, तो बच्चों आया नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया 1983 के अंदर। कब आया, 1983 के अंदर। ठीक है, बच्चों जो लेप्रोसी होती है ना, इसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। इसके लिए ना बहुत सारे आश्रम भी बने हुए हैं भी इन मरीजों को जगह देने के लिए। ठीक है, और इस लेप्रोसी के ना बच्चों टाइप्स भी होते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेप्रोसी। तो बच्चों लेप्रोसी जो था इसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। ठीक है, और इसको इसके लिए बच्चों दो प्रोग्राम भी आए थे, दो प्रोग्राम आए थे, कौन सा, एक तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1955 के अंदर आया। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन कब आया, 1983 में। इस लेप्रोसी को बच्चों टेस्ट करने के लिए कौन, लेप्रोसी को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, हम एल्डिहाइड टेस्ट यूज करते हैं। कौन सा, एल्डिहाइड। बच्चों ये जो लेप्रोसी है ना, इस लेप्रोसी को हम एक नाम और भी देते हैं, लेप्रोसी को हम एक नाम और भी देते हैं, क्या नाम देते हैं, हंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। तो बच्चों क्या मैंने आपको सही बोला है एकदम, कुछ बच्चे बता देंगे कि हाँ भाई मैडम आपने एकदम सही बोला है। लेप्रोसी को हम क्या बोलते हैं, हंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, हंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों लेप्रोसी के जो टेस्ट यूज करते हैं ना हम, उसको हम एल्डिहाइड टेस्ट भी बोल देते हैं। इसके अलावा बच्चों इसके टेस्ट को हम और भी क्या बोल देते हैं, हंसन टेस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हंसन टेस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हंसन टेस्ट। और बच्चों ये जो लेप्रोसी है ना, इसके कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डर लाइन टाइप, लेप्रोमेटस टाइप, इसके कुछ अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। ठीक है, और बच्चों जो लेप्रोसी है वो किस वजह से होती है, कोजेटिव एजेंट कौन है इसका, मायोबैक्टीरियम लेप्री। इसका कोज्ड बाय लेप्रोसी किस वजह से होती है, कोज बाय एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम होता है मायोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम होता है, मायोबैक्टीरियम लेप्री नाम होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको लेप्रोसी के लिए भी मैंने काफी कुछ बता दिया है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट है फोस्फेटेज टेस्ट। बच्चों ये जो फोस्फेटेज टेस्ट है ये किसके लिए यूज होता है, फोस्फेटेज टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है, हाँ जी हैंसन्स डिजीज, आपने एकदम सही बोला 1983। बच्चों आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सब ने एकदम सही सही जवाब दिया। नेक्स्ट है बच्चों फोस्फेटेज टेस्ट। तो बच्चों ये जो फोस्फेटेज टेस्ट होता है ना बच्चों, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, पास्चुराइजेशन में यूज करते हैं। अब बच्चों पास्चुराइजेशन क्या होती है, पास्चुराइजेशन बच्चों क्या होती है, तो पास्चुराइजेशन बच्चों एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चों हम मिल्क को स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है,
फोस्फेटेज टेस्ट जो है बच्चों, ये हम किस में यूज करते हैं, पास्चुराइजेशन में यूज करते हैं। अब बच्चों ये जो फोस्फेटेज पास्चुराइजेशन क्या होती है, तो बच्चों पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मिल्क को स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज का मतलब है भी मिल्क के अंदर अगर कोई कीटाणु है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसको बच्चों हम मार सके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। आप ये लगा लो भी मिल्क को मतलब फिल्टर करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते, मिल्क को फिल्टर करेगी, जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उन सबको किल कर देगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पास्चुराइजेशन। अब देखो बच्चों जो काऊ है, काऊ के अंदर भी कितनी सारी बीमारियां हैं। अगर हम काऊ का डायरेक्ट मिल्क पी लेंगे, कच्चा दूध अगर हम पी लेंगे, तो कच्चा दूध पीने से बच्चों का ये होगा ना, पेट भी दर्द होता है। सुना है क्या आपने, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, कच्चा दूध पीने के बाद में पेट दर्द होता है। कच्चा दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भाई वो गर्म नहीं हुआ है, क्या पता उसके अंदर क्या ही बैक्टीरिया है हम अपने अंदर ले जाएं, ठीक है। तो बच्चों पास फिर अब अपने हर कोई यूं तो नहीं आ रहा कि घर पे भैंस है, गाय है, जो वो मतलब कि भाई कच्चा दूध जो है वो पी सकता है। अपन बहुत से लोग मार्केट वाला पीते हैं, तो वो जो मार्केट वाला घर वाला तो उबाल लेते हैं। जो मार्केट वाला मिल्क होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं पैक होता, वो पहले पास्चुराइजेशन से पैक होता है। पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस टू स्टेरिलाइज मिल्क। मिल्क को स्टेरिलाइज करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। अब बच्चों इस पास्चुराइजेशन में ये फोस्फेटेज टेस्ट क्या है। अब बच्चों बात आती है कि ये जो फोस्फेटेज टेस्ट है ये क्या होता है। अब देखो बच्चों ये जो फोस्फेट टेस्ट है, इसको आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये फोस्फेट टेस्ट क्या है। देखो बच्चों अपना जो मिल्क होता है ना, मिल्क के अंदर बच्चों एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, अल्कलाइन फोस्फेटेज। नॉर्मली बच्चों जो मिल्क होता है ना, मिल्क में बच्चों एक एंजाइम होता है अल्कलाइन फोस्फेटेज। कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, अल्कलाइन फोस्फेट एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मिल्क में ये एंजाइम नहीं मिलता, ये एंजाइम जो होता है ना अल्कलाइन फोस्फेटेज, सॉरी बच्चों मैंने स्पेलिंग सही से नहीं लिखी, ये जो अल्कलाइन फोस्फेटेज है ना, ये बच्चों जब हम दूध को गर्म करते हैं ना, दूध को बॉईल कर देंगे, उसके बाद में अगर हम देखते हैं ना, तो अल्कलाइन फोस्फेटेज नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों बॉइलिंग टेम्परेचर पे ये किल हो जाता है। भी जैसे ही हमने दूध को उबाल दिया, मतलब कि मिल्क को पास्चुराइज कर दिया बच्चों, तो उसके दौरान उसके बाद में बच्चों हमें ये अल्कलाइन फोस्फेटेज हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर मिल्क पास्चुराइज है तो। बट अगर मिल्क पास्चुराइज नहीं है, या फिर मिल्क जो है वो कंटामिनेटेड है, तो हमें मिल्क के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अल्कलाइन फोस्फेटेज देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें ये नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब बच्चों आपको समझ में आया जो मैंने आपको बताया, एक बार मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा बता दूंगी अगर नहीं समझ आया तो। सीधी सी बात है भाई कि मिल्क के अंदर एक एंजाइम देखने को मिलता है अल्कलाइन फोस्फेटेज। ये जो अल्कलाइन फोस्फेटेज है, अगर मिल्क को पास्चुराइज हो चुका है तो ये एंजाइम नहीं मिलेगा। बट अगर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि मिल्क जो है वो पास्चुराइज नहीं हुआ है। स्पष्ट इतनी सी बात थी और तो कुछ है ही नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि समझ आ गया क्या आपको। ओके ठीक है ज्योति, आगे अगर आपको समझ आ गया है तो कोई बात नहीं है, मैं आगे चलूंगी, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है, स्क्रीन जूम कर दो मैम, ठीक है। ज्योति पता है क्या है, मैं भी ना आपकी तरह ऐसे फास्ट पढ़ाने वाली ही हूँ, पर मुझे ये है कि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको समझ ना आए, वरना बच्चों को बुरा लगेगा कि हाँ भाई हमने क्लास लगाई और हमें कुछ समझ आया ही नहीं। इसीलिए कोई बात नहीं, अब इनकी स्क्रीन जो है वो मैं क्लियर कर देती हूँ।
अब बच्चों बात आती है पैच टेस्ट की। तो बच्चों पैच टेस्ट क्या होता है? पैच टेस्ट जो है ना बच्चों, ये हम एलर्जी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम? पैच टेस्ट जो है वो एलर्जी को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब इस पैच टेस्ट के अंदर बच्चों क्या, ये ना एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। पैच टेस्ट के अंदर हमें कोई नीडल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी तरह की नीडल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही पैच टेस्ट में हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। क्या करेगा डॉक्टर ना, छोटे छोटे से पैचेस लगा देगा, जिससे उसको एलर्जी के चांसेस होंगे ना, मतलब कि भाई मिट्टी से एलर्जी हो सकती है, उन सभी चीजों के छोटे छोटे से ना पैच लगा देगा। वो पैच लगाने के बाद में कुछ टाइम के बाद में वो स्किन रिएक्शन ऑब्जर्व करता है, डॉक्टर भी स्किन ने इसके प्रति क्या रिएक्ट किया है। तो इससे हम पैच टेस्ट जो होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? एलर्जी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? टू चेक एलर्जी, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है, इसमें हम यही चेक करते हैं कि भाई पर्सन को कौन से सब्सटेंस से एलर्जी है, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है, दोबारा बता रही हूँ पैच टेस्ट क्या है। पैच टेस्ट में हम क्या करते हैं, डॉक्टर ना छोटे छोटे पैच, पैच का मतलब होता है छोटे छोटे से कागज के टुकड़ों पे एलर्जेंस रख देगा, अभी जिससे चांस है, पॉसिबल चांसेस है कि हाँ भाई पर्सन को इन दिन से एलर्जी हो रही है, स्किन पे रख देगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए रख देगा। उसके बाद में डॉक्टर ये चेक करता है कि अगर कोई ना कोई रिएक्शन हुआ है ना, पर्सन की स्किन पे कोई रिएक्शन है, तो पर्सन को एलर्जी है, और कुछ भी नहीं है, इतना ही है। नेक्स्ट है बच्चों टोर्निकेट टेस्ट। टोर्निकेट टेस्ट जो है ना वो किसके लिए यूज करते हैं हम? टोर्निकेट टेस्ट जो है ना बच्चों, ये डेंगू हेमरेजिक फीवर को चेक करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू चेक डेंगी हेमरेजिक फीवर। जो डेंगी होता है उसका एक टाइप है हेमरेजिक फीवर, मतलब कि बच्चों ब्रेन हेमरेज जो होता है डेंगी, डेंगी के अंदर, उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टोर्निकेट टेस्ट यूज करते हैं। टोर्निकेट टेस्ट जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? डेंगी को चेक करने के लिए यूज करते हैं, कि भाई इसको, इसकी जो मतलब ब्लड वेसल्स जो है उन वो फ्रगाइल है या नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए ना, टोर्निकेट टेस्ट, तो इसका मतलब है कि पर्सन को क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है। क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, पेशेंट का इसमें बीपी चेक करेंगे। ठीक है, पेशेंट का बीपी लेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप, पेशेंट का बीपी आया है 100/70। कितना आया है? 100/70। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना पर्सन का बीपी 100/100 से थोड़ा बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? 100 से मान के चलो 100 उसका नॉर्मल बीपी था, तो हम क्या करेंगे 120 कर देंगे। 120 करने के बाद में हम क्या करेंगे, 5 मिनट तक उसी लेवल पे ही रखेंगे। अगर हम 5 मिनट तक उसी लेवल पे रखते हैं, और उसके जो हाथ है उसका जो मतलब, ये जो हाथ है ये एंटीक्यूबाइटल एरिया, एंटीक्यूबाइटल फोसा, इसमें अगर बच्चों रेडनेस होती है ना, इसके अंदर बच्चों रेडनेस होती है, दाने से आ जाते हैं, पेटैकियास अपीयर हो जाते हैं, तो उस वो बच्चों क्या इंडिकेट करते हैं कि भाई पर्सन का जो टोर्निकेट टेस्ट है वो पॉजिटिव है। कितना है? टोर्निकेट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। और जो कम से कम कितने पेटैकिया होना चाहिए? कम से कम 20 तो होने ही चाहिए, 20 या फिर 20 से ज्यादा होने चाहिए। पर स्क्वायर इंच के अंदर 20 पेटाकिया या 20 से ज्यादा होने चाहिए। जो टोर्निकेट टेस्ट है उसमें हम क्या चेक करते हैं कि जो कैपिलरी वाल्स है वो फ्रेगाइल है या नहीं है। मीन्स की कैपिलरी की जो वाल्स है, फ्रेगाइल का मतलब होता है बच्चों इजीली डैमेजेबल है या नहीं है। ठीक है, समझ आया? इसके अलावा बच्चों और ये किसके लिए यूज करते हैं हम? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? थ्रोम्बो साइटोपेनिया को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को चेक करने के लिए भी बच्चों यूज करते हैं। तो क्या बच्चों आपको टोर्निकेट टेस्ट समझ आया? हाँ कोई बात नहीं है। अरे नहीं, 5 6 7 नहीं रहा बच्चों। 5 6 7 जो था, जो मैंने आपको पहले एलन टेस्ट करवाया था, फोस्फेटेज करवाया था, उसमें जब मैंने नंबरिंग की तो ये आ गई। ठीक है, 6 7 रह गए। कौन से रह गए? नहीं रहे बच्चों 6 7। देखो डेंगी टोर्निकेट करवा दिया मैंने आपको, मिलक ये देखो 6 7 जो थे वो यहाँ पे आ गए बच्चों। मैं भी थोड़ी सी तो समझदार मैं भी हूँ, मुझे भी पता है कि आपका कोई कंटेंट ना रह जाए।
मैं भी तो स्पेशल आपकी क्लास के लिए आई हूँ, इतना तो बच्चों मैं समझती हूँ, मुझे भी पता है कि हाँ भाई बच्चों को कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, ये ना हो कि हाँ भाई बच्चों के ये पॉइंट्स रह गई हैं। अच्छा अच्छा, ज्योति ये कह रही है कि नंबरिंग रॉन्ग है। ठीक है ठीक है। अब बच्चों आप ये बताओ, क्या आपको ये टोर्निकेट टेस्ट समझ आया? बच्चों सभी रिप्लाई करो, किसी को कोई भी डाउट आप पूछ लो ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ भाई बच्चों को ये डाउट है। कोई भी प्रॉब्लम है बता दो खुल के, कोई बात नहीं है, कोई भी तरह का आपको ना ऐसे हेजिटेट नहीं होना। ठीक है। कई बार जल्दी जल्दी समझ कम आता है जी, कोई बात नहीं है संदीप, जितनी बार आपको ना समझ आए ना आप उतनी बार ये लिख देना कि हाँ भाई मेरे को ये समझ नहीं आया है, मैं उतनी बार बता दूंगी। देखो बच्चों, संदीप ये ना कोशिश करूंगी मैं और धीरे धीरे करवाने की, पर आप ये बताओ इससे धीरे और क्या करवाऊं, मतलब कि 30 मिनट के अंदर मैंने सिर्फ आपको 5-6 पॉइंट करवाए हैं, और मैं क्या बताऊं। कोई बात नहीं है संदीप, मैं और कोशिश करूंगी कि मैं और आपके हिसाब से करवाऊं जैसे आप चाहते हो। अब है बच्चों यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यूरिया का मतलब बच्चों समझ गए हो आप, यूरिया क्या होता है। ठीक है। अब उसके बाद में ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब है सांस लेने के अंदर, टेस्ट टेस्ट हो गया। एच पाइलोरी का मतलब है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एच का मतलब क्या होता है बच्चों, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ध्यान से सुनो बच्चों, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ना बच्चों एक बैक्टीरिया है जो क्या कोज करता है, पेप्टिक अल्सर कोज करता है। पेप्टिक का मतलब है पेट, अल्सर का मतलब है छाले। ये बच्चों आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों अल्सर्स बना देता है, ये पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है बच्चों, जो हम आपके स्टमक जो है, स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनकी जो लेयर है ना बच्चों, इनकी जो वाल है, उस वाल के अंदर बच्चों अल्सर फॉर्म हो जाए उसे हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है। ये पेप्टिक अल्सर का मेन जो कारण है बच्चों वो क्या है, पेप्टिक अल्सर का मेन कारण है बच्चों हेलिकोबा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। एच पाइलोरी जो है ना बच्चों, ये मेन कारण है पेप्टिक अल्सर का, इट इज द मेन रीजन ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब भाई हमें ये चेक करना है कि एच पाइलोरी हमारी बॉडी में है या नहीं है। ठीक है, हमने पर्सन में सिम्टम देख लिए, मैं हूँ डॉक्टर, मैंने देख लिया पर्सन में, पर्सन बोला इसमें ना तेजाब ज्यादा बनती है और उसके पेट में दर्द रहता है, मुझे ये सिम्टम्स लगा, मुझे लगा कि हाँ भाई पर्सन को पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि उसको एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पर्सन की बॉडी में है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक टेस्ट करूंगी, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। कौन सा करूंगी, यूरिया ब्रीथ टेस्ट करूंगी। अब बच्चों ये जो यूरिया ब्रीथ टेस्ट है इसके लिए मैं क्या करूंगी, अब मुझे ये टेस्ट करना है, तो मैं ना पर्सन को बोलूंगी अपना जो वो जो सांस छोड़ रहा है ना, उस सांस को ना, वो एक बैग होता है गुब्बारे की तरह एक बैग, मैं बोलूंगी कि हाँ भाई इसके अंदर छोड़ दो। ठीक है, पहले वो छोड़ देगा, फिर मैं उसको एक ना मतलब मान के चलो, एक मैं उसको उसको ना एक पिलाऊंगी, जूस पिलाऊंगी यूरिया का। किसका जूस पिलाऊंगी, यूरिया का जूस पिलाऊंगी, एक ऐसा जूस जिसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है, वो मैं पिला दूंगी। उसके बाद में मैं 15 मिनट तक बोल दूंगी कि हाँ भाई तू 15 मिनट अब बैठ जा आराम से। फिर मैं उसे बोलूंगी कि हाँ भाई आप उसने उसने फिर 15 मिनट बाद में उसे फिर से एक अलग बैग दूंगी कि हाँ अब इसमें आप एक्सेल करो, उसमें आप अपनी सांस छोड़ो। फिर मैं क्या करूंगी बच्चों, मैं जो उसके दोनों बैग थे उन दोनों बैग में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है उसकी अमाउंट को मेजर करूंगी। किसकी अमाउंट को मेजर करूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को मेजर करूंगी। ठीक है। अगर बच्चों बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है ना,
अगर हमारी पर्सन की बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बच्चों क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड पर्सन ने दूसरे बैग में रिलीज की है ना, दूसरे बैग में रिलीज किया है, वो पहले वाले से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में बच्चों प्रेजेंट होगी CO2। क्यों प्रेजेंट होगी? क्योंकि हमने पर्सन को क्या दिया, यूरिया दिया, यूरिया हमने पर्सन को दिया, यूरिया हमने उसको पिलाया। और ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये एक एंजाइम रिलीज करता है यूरिएज। अब यूरिएज एंजाइम इसने रिलीज किया, तभी वो यूरिया टूटा, यूरिया टूटा तो बच्चों क्या हुआ, CO2 ज्यादा रिलीज हुई। यूरिया के टूटने से बच्चों CO2 प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है। तो बच्चों ये इसलिए हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं। दोबारा बता रही हूँ बच्चों, यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो है वो हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को चेक करने के लिए करते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो क्या करता है बच्चों, पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। पेप्टिक अल्सर यानी कि बच्चों अल्सर बनाएगा किसके अंदर, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसमें बच्चों क्या होगा, हम पर्सन को क्या करेंगे, पहले तो बोलेंगे कि हाँ भाई एक नॉर्मल बलून जैसे गुब्बारे की तरह एक बैग होता है कि हाँ भाई इसके अंदर सांस छोड़ दो, ठीक है वो छोड़ देगा। फिर मैं उसको यूरिया का जूस पिला दूंगी, फिर 15 मिनट बाद फिर मेजर करती हूँ मैं। अगर मैं 15 मिनट बाद फिर मेजर करती हूँ ना, और मैं ये देख लेती हूँ कि भाई इसका जो CO2 का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है CO2 का लेवल इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी में यूरिया का ब्रेक डाउन हुआ है। यूरिया क्यों टूटा है, क्योंकि बॉडी में यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट है। और यूरिएज कहाँ से आया, इस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ने रिलीज किया। किसने रिलीज किया, इस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ने रिलीज किया। तो ये था बच्चों आपका यूरिया ब्रीथ टेस्ट। अब बच्चों आप मेरे को ये बताओ, यूरिया ब्रीथ टेस्ट आपको समझ आया? राजेंद्र वहां पे लेबोरेटरी भी तो होगी, ऐसा तो नहीं है? ये एक टेस्ट का प्रोसीजर है। अपना पेपर जो है वो LT का नहीं आएगा, अपने नर्सिंग का पेपर आएगा। अपने से इतना नहीं पूछेंगे कि अपने भाई ऑक्सीजन, जो बैग में जो ऑक्सीजन दे देगा वो हम किससे मेजर करेंगे, वहां पे लेबोरेटरीज भी तो है। वो जो बैग दिया है लग ऐसे थोड़ी ना है, कोई पॉलीथीन देंगे अपने पेशेंट को कि हाँ भाई इस पॉलीथीन में सांस छोड़ दे। बलून लाइक बैग है जो स्पेशली इसीलिए होता है CO2 की कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। आपको समझ आया या नहीं आया है, बता दो मुझे। जितना आपके लिए जरूरी है उतना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है बच्चों शिक टेस्ट। शिक टेस्ट, तो बच्चों ये शिक टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, डिप्थेरिया को चेक करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम, डिप्थेरिया को चेक करने के लिए यूज करते हैं। और डिप्थेरिया है ना बच्चों, डिप्थेरिया ये इसको इसमें बच्चों मेन सिम्टम होता है रनी नोज। क्या होता है मेन सिम्टम, रनी नोज होता है। हेलो, हाँ जी रोहित जी बोलो। तो और कितनी जोर बोलूं भाई जी थे ही बता दो।